पढ़ेंगे CSS के बारे में। ठीक है, हमने पहले HTML के बारे में देखा है यहाँ पे, अभी हम CSS के बारे में क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो CSS क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द CSS। ओके, व्हाट इज़ CSS। ठीक है, तो CSS का मतलब ही ये होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो जैसे भी हम HTML का यूज़ करते हैं, HTML के अंदर हम पेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पेज को हम क्या करते हैं बनाते हैं यहाँ पे। ओके, आवाज़ सबको आ रही है? अमृता को नहीं आ रही आवाज़, शीतल को आ रही है आवाज़? शीतल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. सतीश, Yes, sir. शुभम, Yes, sir. ओके, विहास, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Amruta, everybody is able to listen to me. If you are not listen to me, then you can rejoin. Everybody is listen to me. If you not, then please rejoin. Okay. Amruta, can you hear me right now? Yes, sir. Okay, good. ठीक है. Yes, yeah. Okay, so here what is the CSS? CSS is nothing but as a cascading style sheet. Okay, तो अभी हमने HTML के अंदर देखा है कि HTML का इस्तेमाल करके हम वेब पेज को बनाते हैं, जिसके अंदर हम HTML के अलग अलग टैग का इस्तेमाल करते हैं और उस टैग से हमारा पेज बनता है। लेकिन CSS का यूज़ इसलिए होता है कि जो भी हम HTML पेज बना रहे हैं उसको लुक एंड फील देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना मतलब HTML का इस्तेमाल करना। जैसे ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं हम, उसके बाद हम सैंड इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ये होती है HTML। और जैसे उस बिल्डिंग हमारी बनती है तो उसको हम प्लास्टर करते हैं, कलरिंग करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन निकालते हैं, तो ये हो गया CSS। तो हमारे HTML पेज को डेकोरेट करने के लिए HTML टैग का अपीयरेंस, लुक एंड फील बढ़ाने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ CSS हम HTML पेज को और भी मैनिपुलेट कर सकते हैं विद इन द टर्म्स ऑफ द डिज़ाइन। तो यहाँ पे CSS के अंदर सिर्फ हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ओके, डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आपको CSS आना ज़रूरी है, बेसिक CSS सारी चीज़ें आना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे CSS कैसे सेटअप करें हम? सेटअप CSS। अब CSS सेटअप करना है आपको, तो सेटअप करने के लिए यहाँ पे 3 वे होते हैं CSS को लिखने के लिए। ओके, नंबर 1 होता है यहाँ पे इनलाइन CSS। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 होता है यहाँ पे इंटरनल CSS। और नंबर 3 वे होता है इसका एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CSS को क्या कर सकते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे CSS को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमारे इसके अंदर, पेज के अंदर। ठीक है, उसका लुक एंड फील बनाने के लिए। ठीक है, तो हियर अभी हम CSS के कुछ चीज़ें होती है यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ें होती है, हमें देखना है यहाँ पे CSS सेलेक्टर देखना है। हमें क्या देखना है? CSS सेलेक्टर। नंबर 3 CSS सेलेक्टर। ओके, CSS सेलेक्टर। ओके, तो हेयर CSS सेलेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो CSS के अंदर क्या होता है कि CSS का कोड हमें अप्लाई करना है किसी HTML एलिमेंट को, तो सबसे पहले हम उस HTML एलिमेंट को CSS के अंदर सेलेक्ट करना पड़ता है। और उस सेलेक्ट करके उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस कोड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं CSS।
तो ये CSS सेलेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम CSS सेलेक्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला सेलेक्टर है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर ओके, यूनिवर्सल सेलेक्टर है जिसको कि हम स्टार से क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो सेलेक्टर इज नथिंग बट एक पैटर्न होता है जो हम मैच करते हैं HTML एलिमेंट के साथ, और जो भी एलिमेंट उस पैटर्न को मैच करेगा उस एलिमेंट को CSS का कोड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इनलाइन CSS देखेंगे और उसके बाद एक्सटर्नल CSS देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला ऑर्डर हम देखेंगे इंटरनल CSS। यहाँ पे इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, यहाँ पे हेयर न्यू फोल्डर CSS नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया है, इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। यहाँ पे VS कोड के अंदर हम इसको ओपन करेंगे लाइक दिस। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, यहाँ पे CSS की फाइल। जैसे कि यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ मैं index.html फाइल। ठीक है, तो HTML फाइल इंटरनल CSS का मतलब ये है कि हम HTML फाइल के अंदर ही CSS का कोड लिखते हैं हेड टैग के अंदर, उसी को इंटरनल CSS कहा जाता है। तो CSS आपको लिखना है तो हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग लिखना पड़ेगा, और स्टाइल टैग के अंदर ही यहाँ पे CSS यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये स्टाइल टैग के अंदर ही। ओके, तो ये कमेंट है CSS के अंदर, तो यहाँ पे CSS कोड हियर। ठीक है, यहाँ पे CSS कोड हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो CSS का कोड हमें स्टाइल टैग के अंदर HTML पेज के अंदर लिखते हैं, इसी को कहा जाता है इंटरनल CSS। तो दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरनल CSS। यहाँ पे इंटरनल CSS। okay, this is called as a internal CSS। इंटरनल CSS। ठीक है, तो CSS के अंदर हम लुक एंड फील देते हैं। जैसे मान लो कि हम यूनिवर्सल सेलेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे, तो बॉडी के अंदर मान लो हमारा एक टैग है यहाँ पे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो टैग है बॉडी के अंदर, जैसे कि मान लो हमारा H1 टैग हेडिंग लेते हैं, हम यहाँ पे H1 टैग लिखा है और मैं लिखता हूँ वेलकम इन कोड लाइन्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस पेज को हम रन करते हैं, राइट बटन क्लिक करके, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है या फिर कौन सा ब्राउज़र उसके अंदर आप रन कर सकते हो। तो ये हो गया, मेरा मैसेज आ गया वेलकम इन कोड लाइन्स यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे इसको क्या करना है, लुक एंड फील देना है। मतलब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, या फिर मुझे इसकी कलरिंग देनी है यहाँ पे, या फिर कुछ भी चीज़ें इसको करना है, अपीयरेंस इसका चेंज करना है, तो हम CSS का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अभी इसका मुझे कलर चेंज करना है इस नाम का। ठीक है, तो कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम पैटर्न बनाएंगे स्टार। यूनिवर्सल सेलेक्टर है, स्टार पैटर्न बनाया हमने यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे, और नीचे को ओपन एंड करली ब्रैकेट यहाँ पे हमने लिखा है इस तरीके से। और इसके अंदर प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी है, और कलर हम दे देंगे रेड दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी ये स्टार का मतलब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है, मतलब स्टार का मतलब ये कोई भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, ऑल एलिमेंट को। ओके, आप जो भी कुछ लिखोगे उस सबको सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, और उसको कलर रेड अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक HTML एलिमेंट है तो इसको सेलेक्ट करेगा ये स्टार वाला, और उसको ये रेड कलर अप्लाई करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम पेज को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर यहाँ पे देखो रेड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज करनी है इसकी। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉन्ट साइज हम अगर 3 EM करते हैं यहाँ पे तो ये और भी बड़ा होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये इतना बड़ा हो चुका है ये फॉन्ट साइज। ठीक है, जो कि हमारे पेज के ऊपर नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। ओके, वेलकम इन कोड लाइन्स। तो ये फॉन्ट साइज यहाँ पे इतना बड़ा हमने ले लिया है इसको। ठीक है, तो इसके फॉन्ट साइज मान लो 0.5 कर देंगे हम, तो ये इससे अभी छोटा बनेगा यहाँ पे, ये इतना छोटा फॉन्ट बन गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको फॉन्ट या फिर कोई भी अपीयरेंस चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट लूँगा, पी टैग लूँगा यहाँ पे, और उसके अंदर लिखूँगा वेलकम इन CSS, वेलकम इन CSS। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूँगा तो ये इसको सी को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा। स्टार, स्टार का मतलब ऑल, कोई भी एलिमेंट होगा सबको वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगा और उसको ये कोड अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो 1EM हमने कोड लिखा है यहाँ पे, कलर रेड है, तो जैसे भी आ जाएगा तो ये पी टैग को भी अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबको अप्लाई करेगा, आप चाहे कुछ भी करो यहाँ पे। यस अमृता। सपोज मला 2च लाईनला करायचे, सगळ्या पॅरेग्राफला किंवा सगळ्याच लाईनला करायचं नाहीये, तर मग तो उसके लिए आपको सिर्फ ये 2 ही लाइन को करना है यहाँ पे, पूरे मतलब ये 2 लाइन को करना है, पूरे पैराग्राफ को नहीं करना है। तो उसके आगे है, सेलेक्टर के आगे बहुत सारे सेलेक्टर है, तो आगे आगे हम देखेंगे पूरा किस तरीके से अच्छा, ओके ओके। सेलेक्टर वर्क होते हाँ हैं। हाँ ठीक है, ओके। हाँ हाँ तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ओके, सेलेक्टर को सबसे पहले समझ के लीजिए आप, और बाद में फिर आपको एक बार सेलेक्टर समझ में आए तो इसी से फिर अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हेयर जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे स्टार लिखा है, तो ये ऑल एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, स्टार सेलेक्टर है यहाँ पे, तो उसको सेलेक्ट करेगा और ये कोड उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, ये इस कोड को। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये मेरा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, और इसके अंदर लिख रहा हो तो कलर रेड के अंदर आ रहा है इसका कलर। ठीक है, तो रेड कलर में ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अभी हम सेकंड सेलेक्टर देखेंगे, टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर ओके, तो टाइप सेलेक्टर का ये होता है जैसे कि टैग नेम यहाँ पे। ठीक है, तो टाइप सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी टैग नेम के नेम से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोड मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और मान लो कि मेरे पास मुझे स्पेसिफिक ये H1 को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसका टैग नेम जो है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, तो जो भी H1 है सारे H1 को ये कोड अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप है इसका H1 टाइप मैं लिखूँगा इसके अंदर, और इसका अंदर कलर लिखूँगा ग्रीन। ठीक है, तो जो भी H1 टैग है यहाँ पे, H1 टैग सारे H1 टैग को सेलेक्ट करेगा ये, और उसको ग्रीन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे H1 एक ही है, तो एक ही H1 को क्या करेगा, ग्रीन कलर अप्लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे सिर्फ H1 ही क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है यहाँ पे, बाकी के टैग तो नहीं सेलेक्ट किए इसने। मैं फिर H1 लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा H1 टैग लिखता हूँ, और वेलकम ऑल गाइज, ऑल गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ H1 दिख रहा है आपको, ये सबको सेलेक्ट करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे H1 लिखा है, और उसके अंदर ये उसका कलर क्या करेगा, चेंज करेगा, ग्रीन कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा H1 है, तो उसको भी ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट करके ग्रीन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी पी टैग को सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे पी लिखूँगा इसको टैग नेम, और पी का इसका कलर लिखूँगा मैं यहाँ पे रेड, तो ये क्या करेगा, रेड कलर। तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ पी टैग है वहाँ पे जाएगा, पर इसको यहाँ पे पी टैग मिला है, इसको सेलेक्ट करेगा, और उसको ये कोड अप्लाई करेगा, रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे पी टैग जो है ये हमारा पी टैग है यहाँ पे, इसका कलर अभी क्या होगा, रेड होगा, तो ये कलर अभी क्या हुआ है, इसका रेड हो चुका है। ठीक है, तो अब फिर हम एक बार सेलेक्ट करने के बाद उसको अलग अलग कोड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट को पिक करना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हम उसके ऊपर CSS का कोड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में यहाँ पे। नंबर 3 यहाँ पे क्लास सेलेक्टर, जिसको कि हम डॉट क्लास नेम से रेफर करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी हम देखेंगे क्लास सेलेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे एक क्लास सेलेक्टर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, डॉट देना है यहाँ पे, डॉट, और मैं जैसे कि बॉर्डर नाम का क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर।
तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। आप डॉट दे के एक नाम दे सकते हो, ये क्लास सेलेक्टर हो गया। और जिस किसी का भी क्लास नेम बॉर्डर है वो इसी को सेलेक्ट करके ये कोड अप्लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड नाम से मैंने कोड लिखा है। अभी कोड कहीं अप्लाई करना है मुझे, तो क्या है यहाँ पे मैंने क्या किया है, पैटर्न लिखा है क्लास सेलेक्टर। अब जिसको ये कोड अप्लाई करना है उसको क्लास की प्रॉपर्टी को ये वैल्यू देनी है। तो मुझे h1 को देना है, तो यहाँ पे क्लास देना है, क्लास बॉर्डर या ओके बॉर्डर यहाँ पे। तो ये जहाँ जहाँ बॉर्डर क्लास मैच होगा, जहाँ जहाँ ये बॉर्डर क्लास प्रॉपर्टी को मैच होगा उसका क्या होगा, उसको ये CSS अप्लाई होगा। तो मैंने फिलहाल h1 को दिया है यहाँ पे बॉर्डर क्लास, तो h1 को क्या करेगा, बॉर्डर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये h1 टैग है मेरा पहला, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसको यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है इस क्लास को, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको भी बॉर्डर देनी है। तो मैं यहाँ पे यही एक ही सेम कोड यहाँ पे बार बार यूज़ करूँगा। ये क्लास नेम है, मैं इसको भी दे दूँगा यहाँ पे p को। जिसको ये क्लास नेम बॉर्डर है वो कोड सबको क्या करेगा, अप्लाई हो जाएगा वो कोड, ठीक है। अब ये p टैग है मेरा, इसको भी ये कोड होगा यहाँ पे अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे क्या करना है, इसको इनपुट टाइप को भी बॉर्डर देनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लास इनपुट टाइप और इसको भी क्लास देगा बॉर्डर। तो एक ही क्लास में बहुत सारे एलिमेंट को दे सकता हूँ ताकि उनको सेम कोड अप्लाई हो सके, ओके। तो जैसे भी मैं अभी ये बॉर्डर दे दिया इनपुट टाइप को, तो यहाँ पे इसको रेड बॉर्डर आ चुका है इसका इनपुट टाइप का, ठीक है। बॉर्डर रेड आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे इसको वेलकम गाइज है, ये टैग मेरा है यहाँ पे वेलकम h1, इसको भी देना है क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास बॉर्डर दे दूँगा, ठीक है। तो जिसको मैं बॉर्डर क्लास दे दूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पैटर्न सेलेक्ट हो जाएगा और ये उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको ये कोड अप्लाई किए कर देगा ये इसके ऊपर, ठीक है। और जैसे मैंने रन कर दिया इसको, तो यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है, देखो इसको, ठीक है। तो ये सेलेक्टर CSS का सेलेक्टर है। आपको जो एलिमेंट को चूज़ करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है आपको, और फिर उसके ऊपर CSS का कोड अप्लाई करना है। तो सेलेक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर भी होते हैं, तो उस सेलेक्टर को आपको समझना होगा यहाँ पे। तो नॉर्मली क्लास सेलेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये टाइप सेलेक्टर और ये यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम उसके बाद देखेंगे सेलेक्टर का ID सेलेक्टर, नंबर 4 यहाँ पे ID सेलेक्टर जिसको कि हम इस तरीके से मैच करते पैटर्न #ID, ठीक है। अभी हम देखेंगे ID सेलेक्टर, मतलब अभी हम क्या करेंगे, एक ID सेलेक्टर बनाएंगे, जिस किसी का भी ID मैच होगा उससे वो एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे हैश और यहाँ पे हैश लिखा है, ID लिखा है, जैसे कि इसका नाम वेलकम नाम से मैंने ID लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये #वेलकम मतलब जिसका भी ID वेलकम है उसको ये कोड अप्लाई होगा। जैसे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने बैकग्राउंड का लिखा है, ओके। या फिर इसको रेड कलर लिखेंगे यहाँ पे, या पर्पल लिखेंगे कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे वेलकम जिसका भी ID होगा उसका कलर ये होगा, तो उसको #वेलकम से हम सेलेक्टर पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे h1 को ID देता हूँ, ID वेलकम, ये ID मैंने दे दिया, ये ID मैंने दे दिया। तो जिसका भी ID वेलकम है यहाँ पे, तो उसको क्या होगा, ये कोड क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ID सेलेक्टर क्या करेगा, ये h1 को सेलेक्ट करेगा यहाँ पे और उसका बैकग्राउंड यहाँ पे पर्पल कर देगा। तो देखो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया है, पर्पल हो गया है, ठीक है। अब पर्पल के ऊपर मुझे इसको रिकलर वाइट कलर चाहिए इस तरीके से, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, बैकग्राउंड पर्पल है और कलर यहाँ पे वाइट कर दूँगा इसको, इस तरीके से कलर वाइट कर दिया मैंने इसको। और जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो वेलकम इन कोड लेंग्थ और बैकग्राउंड कलर क्या आ गया, हमारा पर्पल आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ID सेलेक्टर हर किसी को हम सेम ID नहीं दे सकते, क्योंकि ID ये यूनिक होता है हर HTML एलिमेंट के लिए। तो अगर आपको स्पेसिफिक HTML एलिमेंट का ID ही आपको यूज़ करना है तो ID यूनिक होना चाहिए, सेम ID आप सारे जगह पे नहीं दे सकते, ठीक है। अगर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन
इथिकली यहाँ पे आईडी, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो आईडी यहाँ पे आपको सबका यूनिक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आईडी सेलेक्टर। जैसे जिसका आईडी वेलकम होगा उसको ऊपर ये कोड आपका क्या होगा, वर्कआउट करेगा इसको, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अभी ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर से पहले हम देखेंगे ग्रुप सेलेक्टर। यहाँ पे नंबर 5 ग्रुप सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है, जो कि हम कॉमा देके सेपरेट करते हैं। तो मतलब आपको मल्टीपल HTML के टैग है, HTML मतलब मल्टीपल सेलेक्टर को आप सेलेक्ट करके एक ही कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुप सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास मुझे क्या करना है, P टैग है, H1 टैग है, P टैग है, इनपुट टैग है, ओके। तो मैं यहाँ पे H1 टैग सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे H1 टैग कॉमा, और दूसरा कौन सा है, डॉट क्लास, यहाँ पे जिसका भी डॉट बॉर्डर, जिसका भी क्लास बॉर्डर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, स्लैश P टैग, यहाँ पे जो भी P टैग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने मल्टीपल टैग को सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और उसके अंदर कोड लिखूँगा। मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा उसका कलर येलो, कलर येलो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी H1 टैग है, जो भी क्लास बॉर्डर है और P है टैग, सबको सेलेक्ट करेगा और सबको क्या करेगा, ये सेम कलर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए H1 टैग ये एक सेलेक्ट होगा, ये एक सेलेक्ट होगा, उसके बाद P टैग भी सेलेक्ट होगा, और सब जिसका बॉर्डर क्लास है वो भी सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे सारे जिसको जिसको बॉर्डर क्लास है वो भी सेलेक्ट होंगे, और P टैग है ये भी सेलेक्ट होगा यहाँ पे, P टैग यहाँ पे, ठीक है। तो सारे टैग को आप मल्टीपल टैग को सेलेक्ट करके उसके मल्टीपल टैग को सेम कोड अप्लाई करना चाहते हो तो इसी को ग्रुप सेलेक्टर कहा जाता है। तो आप एक ग्रुप बनाते हो सेलेक्टर का और उसी को सेम कोड क्या करते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इसको सेव करना है, Ctrl+S, और रिफ्रेश करने के बाद देखो कलर यहाँ पे येलो हो चुका है यहाँ पे। तो येलो कलर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नेवी ब्लू कलर यूज करेंगे, नेवी कलर, ठीक है। तो जैसे नेवी कलर यूज करेंगे तो यहाँ पे नेवी कलर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्टर को का एक ग्रुप बना सकते हैं कॉमा देके, और ग्रुप बना के हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन कोड असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ग्रुप सेलेक्टर कहा जाता है इसको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ओके, अभी हम देखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। नंबर 6 एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर का मतलब जो भी HTML का एलिमेंट होता है उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देने के लिए जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं उसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये हमारा टैग है, तो ये आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है। तो ये टैग जो है जिसका एडिशनल डेटा देने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे इनपुट H1 उसका आईडी क्या है, आईडी वेलकम, म्हणजे आईडी ये एट्रीब्यूट हो गया, क्लास एट्रीब्यूट हो गया, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अभी हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पे, ओके। ये सेलेक्टर को हटाएंगे यहाँ पे, ओके। और ये क्लास है इसको यहाँ तक हटाएंगे, ठीक है। और बॉर्डर क्लास इसको भी हटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे HTML एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या कर लिए है, बना लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सेलेक्टर को ग्रुप सेलेक्टर है ये, इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है।
तो अभी ये हमारा पेज के ऊपर नॉर्मल HTML एलिमेंट यहाँ पे दिखने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हियर अभी ओके राइट नाउ, तो इसके बाद अभी ये जो एलिमेंट है, मैं ये जो H1 है मैं इसको नेम देना चाहता हूँ H1 को। तो यहाँ पे नेम इसका एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे नेम ये एक एट्रीब्यूट ही हो गया इसका। तो नेम जैसे मैं लिखता हूँ, इसका नेम है वेलकम, वेलकम मैंने नेम लिखा है इसका, ठीक है। पी का यहाँ पे आईडी लिखता हूँ मैं, यहाँ पे पी का आईडी गेस्ट लिखता हूँ, गेस्ट गेस्ट ये पी का आईडी है। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, टाइप इसका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू टेक्स्ट है यहाँ पे। और ये H1 जो है इसका आईडी मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम, आईडी जो है इसका लिखता हूँ डेमो, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है इसके, H1 का आईडी डेमो है, इनपुट टाइप क्या है उसका टेक्स्ट है, पी का आईडी गेस्ट है और यहाँ पे नेम है वेलकम नेम है यहाँ पे, ठीक है। ये एट्रीब्यूट है। अभी मुझे क्या करना है, एट्रीब्यूट के नाम से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा, मान लो जिसका भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर मतलब ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर आपको लिखना है एट्रीब्यूट नेम। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेलेक्ट करेगा जिसका भी एट्रीब्यूट है, मान लो आईडी, सॉरी मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है यहाँ पे। तो जिसका भी एट्रीब्यूट आईडी है तो उसको सेलेक्ट करेगा और उसको कलर अप्लाई करेगा। जैसे कलर यहाँ पे ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है ब्रैकेट के अंदर आईडी, तो इसका मतलब जिसका एट्रीब्यूट आईडी है उसको ग्रीन कलर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आईडी पी का आईडी है यहाँ पे, और H1 का भी एट्रीब्यूट आईडी है यहाँ पे। तो इसको एक सेलेक्ट करेगा और इसको एक सेलेक्ट करेगा, बाकी इस दोनों को नहीं करेगा क्योंकि उनका आईडी यहाँ मतलब एट्रीब्यूट उनका एट्रीब्यूट आईडी यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट नहीं है इनका, ठीक है। इसका नेम है लेकिन आईडी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये रन हो गया, ग्रीन हो गया और ये ग्रीन हो गया, यहाँ पे दो ही सेलेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका भी एट्रीब्यूट आईडी है वही एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और बाकी एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए है। तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ओके। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में हमने पहला देखा यहाँ पे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर देखा यहाँ पे इस तरीके से, नंबर 1 जैसे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट। तो आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अब इसका स्पेलिंग एट्रीब्यूट ऑल, ठीक है, एट्रीब्यूट, ओके। तो हियर अभी हम देखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट विथ वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पे एट्रीब्यूट ठीक है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, ओके, वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे, अभी हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। हमें ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे कि जिसके एट्रीब्यूट का वैल्यू मैच होना चाहिए। जैसे कि उसका एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट है और उसका टाइप उसकी वैल्यू टेक्स्ट है। मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसका एट्रीब्यूट टाइप होगा और उसकी वैल्यू टेक्स्ट होगी तो उसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। और उसका कलर यहाँ पे चेंज करेगा, कलर यहाँ पे रेड कर देगा इसका, ठीक है। अब इसको मैच करने के लिए कौन सी एलिमेंट है, यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप ये है और इसका वैल्यू टेक्स्ट है, तो ये इसी को ही सेलेक्ट करेगा। ये मैच हो रहा है इससे मैच हो रहा है ये, ठीक है। तो बाकी दूसरा तो कोई है नहीं जिसका टाइप एट्रीब्यूट है और वैल्यू टेक्स्ट है, कोई नहीं। तो ये सिर्फ इसी को क्या करेगा, टारगेट करेगा, सेलेक्ट करेगा इसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेगा और उसी को ये कोड अप्लाई कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे ये कलर इसका क्या हो गया, रेड हो गया है यहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स का कलर जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है हमने उसका कलर रेड हो गया। अभी हम
मान लो कि हमारे पास जो भी HTML एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे कि H1 ID डेमो है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है। तो इसका एट्रीब्यूट क्या रखना है हमें, यहाँ पे ID रखना है और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेमो होनी चाहिए। ठीक है, डेमो। तो ID एट्रीब्यूट ID होना चाहिए और वैल्यू डेमो होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे ID है लेकिन वैल्यू गेस्ट है, ये नहीं मैच होगा। यहाँ पे ये मैच होगा, ID है और उसकी वैल्यू डेमो है। तो ये एलिमेंट क्या होगा, सेलेक्ट होगा और यहाँ पे इसको क्या होगा, कलर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा और जो भी कोड लिखा है इसके अंदर उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है यहाँ पे, जो हमारा ये टैग यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है और इसके अंदर कलर ये अप्लाई हो चुका है, CSS उसको अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। ओके, अभी हम देखेंगे इसके आगे का नंबर 10। ठीक है, तो हेयर एट्रीब्यूट कंटेन वर्ड। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, ऐसा एलिमेंट का एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड हो। ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखूँगा, जैसे एट्रीब्यूट ID होना चाहिए। ओके, इसको ID लिखेंगे एट्रीब्यूट। ओके, और यहाँ पे आपको टिडली सिंबल लिखना है। ओके, यहाँ पे सिंबल कौन सा लिखना है, टिडली लिखना है और इज इक्वल टू यहाँ पे उस ID के अंदर कौन सा वर्ड होना चाहिए। ओके, उसके अंदर कौन सा, अभी ID यहाँ पे गेस्ट है तो मैं यहाँ पे ST यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ST। ठीक है, यहाँ पे ST लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये हम ST। तो मुझे क्या करना है, ऐसा ID सेलेक्ट करना है, ऐसा एट्रीब्यूट ID सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ST नाम का कोई तो भी वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तभी हम उसको क्या करेंगे, कलर उसका क्या करेंगे, पिंक दे देंगे उसको। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ST मैच किससे हो रहा है, यहाँ पे एट्रीब्यूट, आप पहले एट्रीब्यूट ID कहाँ पर है, यहाँ पर एक ID है यहाँ और यहाँ पर है। तो दूसरी पोस्ट ID के अंदर ST कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे ST यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पे वेलकम इन CSS ये सेलेक्ट होगा और उसको पिंक कलर अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वो पिंक कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, शायद हमारा कहीं तो भी मिसमैच हुआ होगा यहाँ पे। तो हियर नहीं, कोड तो मैंने सेव किया है यहाँ पे टिडली लिखा है यहाँ पे और वैल्यू भी लिखी है यहाँ पे। ओके, तो सेलेक्ट एलिमेंट वेयर द एट्रीब्यूट कंटेन अ वर्ड वैल्यू वर्ड। ठीक है, तो ये एक्चुअली वर्ड बोलता है, हमने इसके वर्ड के अंदर कैरेक्टर दिए हैं यहाँ पे। तो जैसे कि सेलेक्ट, मुझे गेस्ट लिखना है यहाँ पे, गेस्ट। ठीक है, तो ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पे जिसका अंदर गेस्ट वर्ड है यहाँ पे, वो सेलेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे ID एट्रीब्यूट है और गेस्ट यहाँ पे वर्ड है, तो ये वर्ड सेलेक्ट करेगा इसको। ठीक है, तो जैसे कि मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये पिंक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेमो क्लास इस तरीके से ID लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ID के अंदर क्लास है या नहीं है यहाँ पे, ये हमें क्या करना है, उसी को सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे ID एट्रीब्यूट है और जिसकी वैल्यू के अंदर क्लास अगर है तो उसी को सेलेक्ट करना है और उसी का कलर हम क्या करेंगे, रेड कलर का कर देंगे इसको। ठीक है, और इसको सेव करके रन करेंगे इसको यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली।
एट्रीब्यूट के अंदर मैंने सारा स्पेस दिया है यहाँ पे ना। Okay, this attribute is a class डेमो क्लास। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डेमो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा आईडी सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू डेमो क्लास होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कलर उसका रेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे क्या हो गया है, आपका सेलेक्ट हुआ है एलिमेंट। ठीक है, अब ना उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सर वो जो डेमो हाइफन क्लास लिखा है उसको स्पेस नहीं दे सकते क्या? स्पेस नहीं, देके स्पेस नहीं दे, वर्क हो नहीं सकता? ऐसा अच्छा स्पेस नहीं आता है आपको। यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर ही देने पड़ते हैं, यहाँ पे आप स्पेस देके नहीं लिख सकते इस तरीके से। ठीक है, ओके ओके आपको उसको जोड़ने के लिए डैश हाइपन देना पड़ता है, यहाँ पे कंटिन्यूस कैरेक्टर होने पड़ते हैं। ओके ओके, यस अब सर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 4 एट्रीब्यूट बिगिन विथ वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसका एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कि मुझे आईडी, यहाँ पे इस तरीके से आईडी एट्रीब्यूट है, जैसे कि एट्रीब्यूट मेरा आईडी है। ठीक है, और यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है कि ये सिंबल देना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू देनी है जैसे कि GUE। ठीक है, यहाँ पे, और तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट है आईडी, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू GUI से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो उसी को ये सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आईडी कहाँ पर है, आईडी ये गेट स्टार्ट हो रहा है GUE से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आईडी है लेकिन यहाँ पे GUST से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जो स्टार्ट होगा उसी को कलर क्या करेगा, ये रेड कर देगा उसका कलर। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखो ये सेलेक्ट हो गया पी टैग, और इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट का जो भी एट्रीब्यूट है उसकी स्टार्ट वैल्यू से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और उसको आप क्या कर सकते हो, आपका CSS कोड अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, अब ये केस में क्या हुआ है कि ऐसा कौन सा आईडी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू GUE से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके का जो भी एलिमेंट होगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। ओके, उसको सेलेक्ट करेगा ये, और सेलेक्ट करने के बाद उसको ये कोड अप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे जैसे कि H1 आईडी डेमो है, तो मैं यहाँ पे आईडी, यहाँ पे GUE की जगह पे डी करूँगा, तो जो भी एट्रीब्यूट डी से स्टार्ट होगा, ओके, तो जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू डी से स्टार्ट होगी वो उसी को सेलेक्ट करेगा यहाँ पे। तो जैसे कि रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो इसकी डी से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसका क्या है, डेमो एट्रीब्यूट है। तो मैं इसको भी डी से स्टार्ट करूँगा, तो जो जो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आईडी डी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी आईडी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों को सेलेक्ट करेगा, इसको और इसको भी। ठीक है, तो इसको भी सेलेक्ट किया उसने, इसको भी सेलेक्ट किया है, और उसको CSS का कलर अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से। नाउ उसके बाद हम देखेंगे ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेलेक्टर 5। ओके, एट्रीब्यूट एंड विथ वैल्यू। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू एंड वैल्यू मैच हो सके। ठीक है, जैसे मैं इसको अभी क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हम एक ऐसा एट्रीब्यूट देखेंगे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट देख रहे हैं। क्लास, हमें क्या करना है, ऐसा क्लास एट्रीब्यूट है, ओके, जिसका $=
और जिसकी एंड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बॉर्डर। तो यहाँ पे कोई क्लास यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, क्लास जैसे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर। तो जैसे ये क्या करेगा कि हम ऐसा एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं HTML एलिमेंट जिसका क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू ER से एंड हो जाए, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कलर यहाँ पे ग्रीन कर देंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लास यहाँ पे है क्लास, और उसकी लास्ट वाली वैल्यू ER से मैच हो रही है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू ER होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो आपने क्या किया है एलिमेंट को इस तरीके से पैटर्न लिखा है, तो ये ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करेगा जिसका क्लास एट्रीब्यूट है और उसकी एंडिंग वैल्यू ER से एंड हो रही है। तो यहाँ पे ये H1 टैग है, इसकी वैल्यू ER से एंड हो रही है, यहाँ पे ER, या फिर आप कोई भी एंडिंग वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करेगा और रिफ्रेश करने के बाद ये देखो इसको सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो इसको उसने ग्रीन कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट एंड वैल्यू से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक क्लास देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लास वॉकर, ओके। तो इसका एंड वैल्यू ER है, इसका भी एंड वैल्यू ER है, तो ये दोनों को भी क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा अभी यहाँ पे, ठीक है, क्लास मैच करके, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो दोनों को भी उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट आपका वर्क करता है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर 6 नंबर है, 6 एट्रीब्यूट कंटेन वैल्यू, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है उसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यू अगर है एट्रीब्यूट की अंदर, तो उसको ये सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। किस तरीके से सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देंगे हम यहाँ पे, और इसको यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, ओके। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी क्लास एट्रीब्यूट लेना है या फिर आइडिया एट्रीब्यूट लेना है, और यहाँ पे स्टार इक्वल टू लगाना है, मतलब उस एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी वैल्यू मैच हो गई मेरी, तो उसको सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आईडी कौन सा है, यहाँ पे गेस्ट है आईडी, तो मैं यहाँ पे UE यहाँ पे लिखता हूँ, सिर्फ UE। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई आईडी है जिसके अंदर UE मैच हो गया, ओके। तो उसको कलर हम क्या करेंगे, स्काई ब्लू करेंगे, उसका स्काई ब्लू कलर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये पैटर्न किससे मैच होता है, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे किसका आईडी है, सबका आईडी, यहाँ पर आईडी है, ओके। ये कि यहाँ पर भी आईडी है, लेकिन आईडी के अंदर UE किस आईडी के अंदर है, यहाँ पे गेस्ट UE दिख रहा है, इसके अंदर तो है नहीं है, तो उसने इसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और उसको ये कोड अप्लाई कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये स्काई ब्लू हो गया है, यहाँ पे ये कलर इसका स्काई ब्लू हो गया। तो ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम रेड देखेंगे या फिर पर्पल कलर दे देंगे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके ये पर्पल कलर में एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट किया है। मतलब स्टार लगाने के बाद हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मैच हो गई है, उसके अंदर आईडी एट्रीब्यूट के, या फिर कौन सा भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये वैल्यू मैच हो गई। कहाँ पर भी वैल्यू मैच हो गई अंदर वर्ड के अंदर, तो उसको वो सेलेक्ट करेगा और उसको ये करेगा, ये कलर अप्लाई करेगा, ठीक है। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा क्लास स्टार इज इक्वल टू, और मुझे ऐसा क्लास देखना है जिसका एट्रीब्यूट के अंदर RD है, ठीक है। RD अगर है तो मैं उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा, फॉन्ट साइज 2EM कर दूंगा मैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास है और जिसके क्लास के अंदर RD मैच होगा। अब यहाँ पे क्लास, यहाँ पे RD, यहाँ पे एक मैच हो गया, फिर दूसरी बार क्लास यहाँ पे नहीं दिया हमने, तो इस एक ही एलिमेंट को क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा यहाँ पे। या फिर हम यहाँ पे और एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे क्लास यहाँ पे
डी कर देंगे। तो ये इधर भी आर डी मैच हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आर डी मैच हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी मैच होगा दोनों को भी वो सेलेक्ट करेगा और उसका फॉन्ट साइज बढ़ाएगा ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आर डी क्लास, तो यहाँ पे क्लास आर डी है यहाँ पे, और यहाँ पे आर डी है यहाँ पे क्लास, ठीक है। तो कंटेंट स्पेसिफिक वैल्यू, तो 2em वैल्यू उतना ही होगा शायद, 3em करके देखेंगे हम यहाँ पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये बढ़ गया वैल्यू, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया उसने, इसको सेलेक्ट किया जहाँ पर उसको आर डी मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ये क्लास सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर इस तरीके से क्या होते हैं, वर्क होते हैं आपके, ठीक है। हमने ग्रुप सेलेक्टर देखा है यहाँ पे, ओके। तो हेयर उसके बाद ये हो गया हमारा कौन सा CSS, ये हो गया हमारा CSS जो है, इसी को हम इंटरनल CSS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया है, बॉडी टैग है यहाँ पे, बॉडी टैग जो स्टाइल है, बॉडी टैग मतलब हेड टैग है, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखा है, और उसी के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CSS का कोड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कोड हमने लिखा है, इसी को इंटरनल CSS कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS किस तरीके से लिखना है, आपको एक एक्सटर्नल फाइल बनानी है यहाँ पे, जैसे कि style.css फाइल, style.css, तो ये है एक्सटर्नल CSS। अब इसके अंदर आप CSS लिखोगे, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे एट्रीब्यूट टैग लिखना है, जैसे यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट जिसका है उसके टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यहाँ पे, जिसका भी स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं उसका कलर यहाँ पे नेवी कलर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सेपरेट फाइल बनाई है style.css, और इसके अंदर कोई स्टाइल टैग लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने पैटर्न लिखा है कि जो भी टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू टेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट करेगा और उसको ये कोड अप्लाई करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये पैटर्न मैच होने के लिए यहाँ पे पैटर्न मैच होने के लिए यहाँ पे एक ही टैग है हमारा इनपुट टाइप, यहाँ पे यही मैच हो रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने रिफ्रेश कर दिया, लेकिन ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये नेवी ग्रीन यहाँ पे नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारी स्टाइल जो है यहाँ पे, ये स्टाइल आपको क्या करनी पड़ती है, इस HTML के अंदर क्या कर सकते हैं, लिंक करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जाके स्टाइल के ऊपर लिंक टैग का इस्तेमाल करना है। तो लिंक टैग यहाँ पे, ठीक है। तो टैग लिंक रिलेशन में स्टाइल शीट देना है और एड्रेस देना है इस फाइल का, जिस फाइल के अंदर कोड है आपका। तो ./current फोल्डर, और ये फाइल का नाम दे दिया स्टाइल। जैसे भी स्टाइल अटैच हो चुकी है इस पेज को, अभी ये स्टाइल का कोड क्या करेगा, अपने HTML के कोड के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये इसको सेलेक्ट करेगा और इसका कलर नेवी ब्लू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो ये नेवी ब्लू कलर यहाँ पे आने लगा है। तो सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि सच में हमारा फाइल अटैच हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको राइट बटन क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाना है, और यहाँ पे ये लिंक टैग यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पेज का कोड दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोड दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फाइल सक्सेसफुली क्या हुआ है, अटैच हुआ है, किसको, अपने HTML फाइल को, ठीक है। तो सोर्स कोड यहाँ पे सोर्स कोड दिखता है वेब पेज का। तो सोर्स कोड के अंदर लिंक टैग के अंदर जाना है यहाँ पे, जिस फाइल को अटैच किया है। यहाँ पे अगर नॉट फाउंड आता है तो इसका मतलब ये है कि फाइल जो है हमारी अटैच नहीं हुई है, तो हमारा कोड नहीं वर्क होगा। अगर फाइल का कोड आता है तो इसका मतलब ये है कि फाइल अटैच हो गई है यहाँ पे, और इसका आउटपुट अभी हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रिफरेबल है, आप HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल मत लिखो, आपको एक्सटर्नल फाइल में लिखनी है और उसको लिंक करना है अपने HTML पेज के अंदर, ठीक है।
अब बात करेंगे हम इंटरनल स्टाइल शीट की, ठीक है। अब इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब सॉरी इनलाइन स्टाइल शीट मतलब हम स्टाइल शीट एस्टीमेट के एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये मुझे इसी को स्टाइल देना है, ओके। तो इसको मैं स्टाइल टैग दे दूँगा स्टाइल, और मैं यहाँ पे कलर ग्रीन कर दूँगा इसका, ठीक है। तो ये हो गई इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पे कोई पैटर्न सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट इस एलिमेंट की स्टाइल यहाँ पे लिखी है, कलर ग्रीन लिखा है, मतलब इसी का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी रन करेंगे तो ये कलर इसका ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्टाइल लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी स्टाइल यहाँ पे लिखूँगा हाइट 100 पिक्सल लिखूँगा इसकी, और विड्थ 200 पिक्सल लिखूँगा इसकी, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टाइल टैग एट्रीब्यूट के अंदर हाइट और विड्थ या इस तरीके से CSS के द्वारा लिखी आई है, इसी को कहा जाता है इनलाइन स्टाइल शीट, ओके। लेकिन ये प्रिफरेबल नहीं है, HTML एलिमेंट के अंदर आप इसको एम्बेड करके लिखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी ये इनपुट टैग को मैंने क्या किया है, स्टाइल दे दिए, तो ये इनपुट टैग के को ही क्या करेगी, मैच करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स इतना बड़ा यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, और इस तरीके से बड़ा टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से जो स्टाइल शीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, कि हम इनलाइन स्टाइल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, स्टाइल के अंदर, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल देखी, इंटरनल स्टाइल भी देखी है, इनलाइन स्टाइल भी देखा है, एक्सटर्नल स्टाइल भी देखा है हमने यहाँ पे CSS सेलेक्टर में। इतने सेलेक्टर अभी हमने देखे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सेलेक्टर है, आपको वो सारे सेलेक्टर पढ़ने हैं सेलेक्टर उसके अंदर के। तो बाकी के सेलेक्टर हम कल ले लेंगे, आज के लिए आपके लिए इतना ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूँ, HTML CSS सारी चीज़ें बेसिक से सिखा रहा हूँ। उसके बाद ये होने के बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट सीखूंगा एकदम बेस्ट तरीके से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे jQuery, जो कि एकदम बेस्ट तरीके से आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड क्वेरी HTML सीखने के बाद भी इसके ऊपर भी आप फ्रंट एंड में काम कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप जॉब को लग सकते हो, इसके ऊपर भी आपको जॉब मिल सकता है। उसके बाद हम फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे एंगुलर, तो वो फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उससे पहले आपको एक वार्निंग देता हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है कोडिंग के लिए, अदरवाइज़ एंगुलर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड में काम कर सकते हो। और आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, सीखना है यहाँ पे। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं सीखोगे, तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट जाएगा, क्लास करके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो घर जाने के बाद इसका प्रैक्टिस कीजिए, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड मैं कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, किसी को कोई डाउट है? अमृता? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है सबको?